Hi friends, myself Dr. Neeraj Kumar Yadav, working as orbital and facial plastic surgeon in the city of Lucknow. आज हम बात करते हैं टोसिस का। प्रीवियस वीडियो में हमने टोसिस का हिस्ट्री टेकिंग एंड डायग्नोसिस के लिए हमने बनाया था वीडियो। आज हम बताते हैं टोसिस का एग्जामिनेशन। टोसिस पेशेंट के एग्जामिनेशन में क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम कैसे एलेबोरेट करेंगे और टोसिस के मैनेजमेंट को कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हमने टोसिस की हिस्ट्री के लिए 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। वो कौन कौन से थे? सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, एज ऑफ ऑनसेट, मोड ऑफ ऑनसेट, लेटरलिटी, टाइप्स ऑफ डेविएशन, हिस्ट्री ऑफ डबल विजन, प्रायर ट्रीटमेंट, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री। तो इन सारे पॉइंट्स, एस्थेनोपिक फीचर्स, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लेके हिस्ट्री में, उसके बाद फिर हम एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि एग्जामिनेशन शुड बी डन इन अनडायलेटेड स्टेट। पेशेंट को आई को डायलेट नहीं करना है अनडायलेटेड स्टेट में, सो दैट द प्यूपिल की साइज और लिड मार्जिन्स के बीच का जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो हो पाए। तो हम अनडायलेटेड स्टेट में टोटिक पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले उसका कंप्लीट ऑकुलर एग्जामिनेशन करेंगे, एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन। एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन में हम उसको देखेंगे कि उसका आईलिड की कंडीशन क्या है, कॉर्निया कैसी है, ट्रांसपेरेंट है या कोई ओपेसिटी है, एंटीरियर चेंबर में कोई रिएक्शंस तो नहीं है, यूबियाटिक फीचर तो नहीं है, लेंटि प्यूपिल का साइज देखेंगे, प्यूपिल रिएक्टिंग है या अपरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है। फिर उसके बाद हम लेंटिकुलर कंडीशंस देखेंगे, लेंस क्लियर है या उसमें कैटरेक्टस चेंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम फंडस पे आएंगे। फंडस देखेंगे कि डिस्क और मैकुला की कंडीशन क्या है, पेरिफेरल कोई फंडस में चेंजेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट ऑकुलर एग्जामिनेशन हम करेंगे, एंटीरियर सेगमेंट, फंडस, विजुअल एक्यूटी एंड रिफ्रैक्शन, स्पेशली इन द कॉन्जेनाइटल टोसिस। इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप कॉन्जेनाइटल टोसिस, नॉर्मली the patient child may require refractive assessment and may need glasses. Myopia, generally the child of totic patient having some myopic changes in the eye, तो उसके लिए हम विजुअल एक्यूटी उसकी करेंगे और साथ ही साथ उसका रिफ्रैक्शन कराएंगे। रिफ्रैक्शन अंडर एट्रोपिन और अंडर साइक्लोपेंटोलेट डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ चाइल्ड। इसके अलावा विजुअल फील्ड भी हम कराएंगे अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसमें विजुअल एक्यूटी सब नॉर्मल है और विजुअल फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी हम विजुअल फील्ड्स भी कराएंगे। इंस्पेक्शन में हम देखते हैं पेशेंट की प्रॉपर एग्जामिनेशन में, तो हम देखेंगे लेटरलिटी कि टोसिस यूनिलैटरल है या बायलैटरल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम टोसिस को जानेंगे क्या कि ये सिंपल है, कंजेनाइटल है या एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में भी न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है, एपोन्यूरोटिक है, ये चीज हम उससे एग्जामिनेशन के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। लेटरलिटी देखेंगे यूनिलैटरल टोसिस है या बायलैटरल है। इसके अलावा हम देखेंगे कि वेदर टोसिस इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टोसिस नॉट एसोसिएटेड विथ एनी अदर ocular features like ocular deviations, like blepharophimosis syndrome, like in complex ptosis different टाइप के अदर फीचर्स भी उसमें मिलेंगे, लाइक उसमें टोसिस विथ स्क्विंट, ठीक है, ईजो या एक्सो या हाइपोडेविएशन होगा आई का, या फिर उसमें ब्लेफेरोफिमोसिस सिंड्रोम मिल सकता है। पल्पिब्रल अपर्चर नैरोइंग हो सकती है, स्पेशली हॉरिजॉन्टल पल्पिब्रल लेंथ वो नैरो मिलेगी इन केस ऑफ बीपीएस। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि मार्कसगंज जा विंकिंग फिलामिना या सिंक काइनेसिक मूवमेंट मिल रही है जा के साथ में। आई जा थ्रस्ट करेंगे या जा टिल्ट मोशन में आई की ओपनिंग में भी साथ में मिलेगा, दिस कॉल्ड एज मार्कस जा विंकिंग फिनोमेना और सिंक काइनेटिक टोसिस। इसके अलावा सीपीओ, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लीजिया, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जेनाइटल फॉर्म ऑफ टोसिस मिलते हैं। तो ये हमें उसमें ट्रीटमेंट प्लान स्लाइटली चेंज हो जाता है
it may require two-stage surgery, it may require order of the surgery changes. ठीक है, तो पहले हमें बीपीएस में जैसे होता है कि पहले हम ब्लेफारोफिमोसिस, एपिकैंथस, टेलिकैंथस को करेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद टोसिस को करेक्ट करते हैं. इसी तरीके से स्क्विंट केसेस में अगर स्क्विंट भी साथ में एसोसिएटेड है, हाइपर एंड हाइपोडेविएशन है, तो हम टोसिस को अंडर करेक्शन करेंगे. और अगर हॉरिजेंटल डेविएशन है, ठीक है, हॉरिजेंटल रेक्टाई का है, तो पहले हम स्क्विंट को करेक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद हम टोसिस की सर्जरी करते हैं. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उसमें ये भी कमेंट करेंगे कि फेशियल एसिमेट्री डिस्मॉर्फिज्म, फेशियल एसिमेट्री है कि नहीं है, मेलार प्रोमिनेंस, उसका मेलार डिप्रेशन है, या कोई नेजल बोन प्रॉपर डेवलप्ड है, या नेजल बोन फ्लैटनिंग है, स्पेशली इन सिंड्रोमिक पेशेंट्स, टेलिकैंथस है कि नहीं है. तो देयर इज एन एक्वायर्ड फेशियल एसिमेट्री लाइक इन द पोस्ट ट्रॉमेटिक टोसिस एंड विद द डिप्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल बोन फ्रैक्चर. ओके, तो दीज कंडीशंस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन एग्जामिनेशन पॉइंट्स. हेड पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. हेड पोस्चर हम देखेंगे, स्पेशली head posture present in case of severe form of ptosis where there is an abnormal head posture in the form of chin up and head tilt. Child or the person or the patient able to see binocularity, use both eye vision in routine activity, तो वो अपने हेड को पोस्चरल चेंजेस करता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ टोसिस. ठीक है, तो हेड पोस्चर्स को हम उसमें कमेंट करेंगे. इसके अलावा फ्रंटालिस ओवर एक्शन स्पेशली सीन इन सीवियर फॉर्म ऑफ टोसिस वेयर द प्यूपिल इज कवर्ड बाय द टोटिक आईलिड. तो उसमें पेशेंट जो है वो फ्रंटालिस का, ये जो फ्रंटालिस है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल है, इसका यूज करता है टू एलिवेट द टोटिक आई. टोटिक आईलिड को एलिवेट करने के लिए फ्रंटालिस का ओवर एक्शन करता है. बेल्स फिनोमिना हम चेक करेंगे. बेल्स फिनोमिना क्या होता है कि इट इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द आई वेयर ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ आई और ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीपिंग द आई ग्लोब टर्न अप. तो दिस इज कॉल्ड एज द बेल्स फिनोमिना. बेल्स फिनोमिना गुड हो सकता है, फेयर हो सकता है, पुअर हो सकता है. इसकी ग्रेड्स होती हैं. अगर कार्निया 2/3 कवर्ड है, हम आईलिड को एलिवेट करते हैं लिम्बस तक आईलिड को, और उसमें देखते हैं कि ग्लोब अपवर्ड टर्न हुआ और कार्निया 2/3 कवर्ड है, तो उसको हम बोलेंगे कि गुड है, बेल्स गुड है. दैट मीन्स कि हम टोसिस सर्जरी कर सकते हैं और एडिक्वेट करेक्शन ले सकते हैं. बेल्स फिनोमिना फेयर कब कहेंगे हम कि जब कार्निया 2/3 से लेके 1/3 तक कवर्ड हो गई, और पुअर वेल्स है जब कार्निया 1/3 लेस देन 1/3 कवर्ड हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे पुअर वेल्स. इसके अलावा इसकी पोजीशन के बेसिस पे मानते हैं कि बेल्स इनवर्स है, बेल्स रिवर्स है, बेल्स परवर्स है. तो बेल्स अगर कीप ऑन चेंजिंग ऑन एलिवेटिंग द आईलिड, तो इसको बोलते हैं परवर्स. इनवर्स होता है आई टर्न अप एंड इन, और नॉर्मल बेल्स होता है कि आई ग्लोब टर्न अप एंड आउट. तो ये बेल्स फिनोमिना है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है. इसके अलावा हम आई में डॉक्यूमेंट करेंगे देयर इज एनी प्रोप्टोसिस आर नॉट, एनी एनाप्थेल्मा. दैट मीन्स पोजीशन ऑफ द ग्लोब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन क्या है, ग्लोब की नॉर्मल है, दोनों सिमेट्री है, या कोई ग्लोब प्रोप्टोज्ड है या इनऑफ्थेल्मोस है. तो ये चीजें चेक करेंगे. एक्सियल मायोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक पेशेंट्स में. एक्सियल मायोपिया चेक करेंगे, फंडस देखेंगे, मायोपिक चेंजेस हैं फंडस में कि नहीं है. ऑकुलर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑकुलर मूवमेंट हम टोटिक पेशेंट्स के लिए ऑकुलर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. चेक करेंगे कि ऑकुलर मूवमेंट्स 9 गेजेस में ऑकुलर मूवमेंट्स एडिक्वेट है, फुल है, या किसी अप गेज या डाउन गेज या हॉरिजेंटल गेज में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है. ऑकुलर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना. उसके बाद आता है आईलिड स्किन. आईलिड स्किन की कंडीशंस देखेंगे कि आईलिड स्किन पे कोई एबनॉर्मल पिगमेंटेशन है कि नहीं है, कोई एबनॉर्मल मास या ग्रोथ या कुछ ऐसा नहीं है, पस्टुलर लीजन स्कैब नहीं है, या फिर आईलिड स्किन बहुत ज़्यादा लैक्स, उसकी टोनिसिटी चेक करेंगे, बहुत लैक्स तो नहीं है, डर्मेटोकैलेसिस है या ब्लेफारोकैलेसिस है.
इन चीज़ों को भी हम आईलिड स्किन को चेक करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि ब्रोटोसिस देखेंगे, पोजीशन ऑफ आईब्रो देखेंगे, ब्रो की टोसिस है या नहीं है, या ब्रो सिमेट्री है या नहीं है, इस चीज को चेक करेंगे। आईलैशेस को देखेंगे, आईलैशेस का नंबर देखेंगे, आईलैशेस की पोजीशन देखेंगे, और कंटूर उसका क्या है, कभी कभी लैश टोसिस को भी हमें साथ में होती है, तो उसके लिए भी अलग से हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना होता है। तो ये चीज़ें हमें देखना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है टोटिक सर्जरी के लिए, टोसिस सर्जरी के पहले हमें इवेल्युएट करना है, वो टीयर फिल्म की कंडीशन, टीयर फिल्म का स्टेटस देखना है। तो टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट, TFBUT या TBUT बोलते हैं, उसको हमें मेजर करना है। शॉमर टेस्ट इसको बोल, और शॉमर टेस्ट, तो TFBUT और शॉमर टेस्ट दोनों ये करते हैं टीयर फिल्म का स्टेटस चेक करने के लिए। इसके अलावा कॉर्नियल सेंसेशन असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉर्नियल हाइपोएस्थीसिया है, कॉर्नियल सेंसेशन पुअर है, तो हमें उसमें थोड़ा अंडर करेक्शन करना होगा टोसिस पेशेंट में, टू प्रिवेंट एनी एक्सपोजर केराटाइटिस इन फ्यूचर। पोस्ट सर्जिकल एक्सपोजर केराटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें हाइपोएस्थीसिया, कॉर्नियल हाइपोसेंसेशन है, कॉर्नियल सेंसेशन कम है, ठीक है, कॉर्नियल सेंसेशन एसिमेट्री है, तो उस कंडीशन में हमें अंडर करेक्शन करना पड़ेगा टोसिक सर्जरी में। अब आता है कि हमें एग्जामिनेशन की प्रॉपर टोसिस पेशेंट में मेजरमेंट्स होते हैं सर्टेन। क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं? सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पल्पिब्रल फिशर हाइट। पल्पिब्रल फिशर की ओपनिंग देखते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अपर आईलिड मार्जिन एंड लोअर आईलिड मार्जिन। ये पल्पिब्रल फिशर है हाइट। इसको हम देखते हैं कि आई ओपनिंग कितनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आई ओपनिंग को हमें मेजर किस में करना है? नॉर्मली इट इज 9 to 11 mm नॉर्मल पेशेंट में। टोटिक पेशेंट्स में पल्पिब्रल फिशर हाइट PFH डिक्रीज कर जाता है। अब इसकी 2-3 कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है पल्पिब्रल फिशर हाइट PFH इन प्राइमरी गेज, PFH इन अप गेज, PFH इन डाउन गेज। तीनों कंडीशन में हम मेजर करते हैं, तीनों का अलग अलग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। PFH अप गेज में क्या होगा? अगर हम अप गेज करते हैं तो PFH in up gauge decreases in LPS weakness, superior rectus weakness और third nerve paralysis। थर्ड नर्व पैरालिसिस है तो अप गेज में PFH क्या होगा? फर्दर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अप गेज में PFH बढ़ जाता है, कौन कौन सी कंडीशन होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है TD, थायराइड आई डिजीज में पल्पिब्रल फिशर हाइट को जब हम अप गेज पेशेंट का करते हैं तो PFH और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा लंबोर्ट ईटन सिंड्रोम, ठीक है, उसमें भी PFH बढ़ जाता है। फिर आता है कि MRD, मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हमें सर्जिकल प्लान और अमाउंट ऑफ टोसिस करेक्शन को हम डिसाइड करते हैं। MRDU, मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस, MRD1, MRD2, MRD3। MRD1 क्या होता है कि मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपर आईलिड मार्जिन। अपर आईलिड मार्जिन से कॉर्नियल राइट लाइट रिफ्लेक्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है, वो MRD1 होता है। नॉर्मली इट इज 3.5 to 5, तो ये MRD1 हो गया। उसके बाद आता है MRD2, ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द लोअर आईलिड मार्जिन टू कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स, MRD2। MRD3 होता है कि डिस्टेंस बिटवीन अपर आईलिड मार्जिन टू कॉर्नियल राइट रिफ्लेक्स इन अप गेज। अप गेज पेशेंट को हम कहते हैं अप गेज में ऊपर देखने के लिए, और उसमें हम कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स और अपर आईलिड मार्जिन के बीच की जो होती है वो MRD3 होती है। तो MRD1, MRD2, MRD3। नॉर्मली अभी हमें देखना है कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म ऑफ टोसिस कैसा डिसाइड करते हैं। अगर MRD1 2 to 3 है, 2 mm से 3 mm के बीच है, तो ये माइल्ड फॉर्म ऑफ टोसिस है। MRD1 इफ इट इज 1 to 2 mm, इट इज मॉडरेट फॉर्म ऑफ टोसिस।
MRD1 if it is less than 1 mm or 0 station or MRD1 correspond to the corneal light reflex, it is labeled as severe form of ptosis. नॉर्मली हम लिड की पोजीशन के बेसिस पे, अगर हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स भी नहीं है तो लिड की पोजीशन पे हम देख लेते हैं कि अपर आईलिड मार्जिन अगर प्यूपिल के सुपीरियर बॉर्डर पे करिस्पॉन्ड कर रही है तो ये हम रफली मान लेते हैं कि माइल्ड टोसिस है, मिड ऑफ द प्यूपिल पे करिस्पॉन्ड कर रही है तो मॉडरेट टोसिस है, और पूरा प्यूपिल के लोअर बॉर्डर पे आ जा रही है अपर आईलिड मार्जिन तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ टोसिस है। ये विदाउट लाइट रिफ्लेक्स हम जस्ट पेशेंट को देख करके उसको लेबल कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस MRD। एक होता है मार्जिन लिम्बल डिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंस होता है इसका भी, in case of if it is associated with, if the ptosis is associated with squint, then marginal limbal distance is also important. Then आता है margin crease distance MCD। margin crease distance क्या होती है और कैसे मेजर करते हैं? तो पेशेंट को ये होती क्या है मार्जिन, दैट मीन्स कि आईलिड मार्जिन और आईलिड क्रीज जो बन रही है उसके बीच की क्या डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं टॉर्सल शो। टॉर्सल शो भी बोलते हैं या MCD बोलते हैं। तो अब ये होता क्या है कि जब हम पेशेंट को कहते हैं कि बिल्कुल डाउन देखने के लिए, आस्क द पेशेंट टू लुक डाउनवर्ड, देन क्लोजली इंस्पेक्ट द अपर आईलिड ऑफ द पेशेंट एंड आस्क द पेशेंट टू लुक स्टेडली स्लोली अपवर्ड। पहले पेशेंट को बोलते हैं कि नीचे देखे, फिर उसको कहते हैं और हम अपनी निगाह को आईलिड अपर आईलिड पे फोकस कर लेते हैं, फिर पेशेंट को बोलते हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखे, और जिस कंडीशन में पहली प्रोमिनेंट आईलिड क्रीज बनती है वहां से अपर आईलिड मार्जिन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मार्जिन क्रीज डिस्टेंस होती है MCD। ये इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है ब्लेफेरोप्लास्टी में एंड इन कंजेनाइटल टोसिस टू मेकिंग द क्रीज फॉर आईलिड क्रीज फॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन आपका आता है वर्टिकल लिड हाइट ब्लेफेरोप्लास्टी में। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ओवरऑल पेशेंट को कहते हैं दिस इज मेजर्ड इन द डाउनवर्ड गेज। एक्सट्रीम डाउन गेज में पेशेंट को देखने के लिए बोलते हैं, और वहां से हम आईब्रो के लोअर बॉर्डर से लेकर के आईब्रो के लोअर बॉर्डर से और लिड मार्जिन से आईब्रो के लोअर बॉर्डर तक की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल लिड हाइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो LPS एक्शन का है, जो वो भी टोसिस मैनेजमेंट में डिसाइसिव फैक्टर होता है। तो LPS एक्शन के लिए हमने ग्रेडिंग बनाई। जो बियर्ड्स की ग्रेडिंग थी वो था कि LPS एक्शन पुअर, फेयर एंड गुड। तो इन्होंने क्या किया कि इफ LPS एक्शन इज लेस देन 4 mm, it is labeled as poor LPS action. If LPS excursion is between 4 to 7 mm, it is termed as fair LPS action. If lid excursion be more than 8 mm, it is termed as good LPS action. लेकिन करंट स्टेटस में ये दूसरी चीजें फॉलो हो रही हैं कि इसमें और ग्रेडिंग बना दी गई कि पुअर, फेयर, गुड एंड एक्सलेंट। तो इसमें इन्होंने 3 mm, 4 to 8 mm, 8 to 12 mm, 12 to 15 mm एंड मोर देन 15 mm इस तरीके से क्लासिफाई किया है। ये LPS एक्शन हो गया। देन आता है टॉर्सल प्लेटफॉर्म एंड ब्रो फैट स्पैन। ब्रो फैट स्पैन को हम देखते हैं कि वो वही चीज है कि अपर लिड मार्जिन से लेकर के ब्रो फैट स्पैन देखते हैं कि लोअर जो लिड क्रीज बनती है वो उसकी लोअर मार्जिन से लेकर के अपर मार्जिन तक का वो ब्रो फैट स्पैन होता है। तो ये एग्जामिनेशंस के पॉइंट्स हैं। इन एग्जामिनेशन के पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो टोसिस है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है,
फिर टोसिस माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर फॉर्म ऑफ टोसिस है, और फिर उसमें हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। जनरली माइल्ड फॉर्म ऑफ टोसिस को हम ट्रीट करते हैं बाय फासानेला शर्वट ऑपरेशन, ठीक है, या इसको बोलते हैं टार्सो कंजक्टाइवल मोलरेक्टमी, टार्सो कंजक्टाइवल कॉम्प्लेक्स एक्सीजन। मॉडरेट फॉर्म ऑफ टोसिस है तो उसमें कॉमनली हम प्रेफर सर्जरी करते हैं एलपीएस रिसेक्शन इफ एलपीएस एक्शन इज गुड। अब इफ मॉडरेट फॉर्म ऑफ टोसिस एंड पुअर एलपीएस एक्शन, देन वी गो फॉर sling surgery or bro suspension surgery, frontalis sling suspension or bro suspension surgery. And in all form of the severe ptosis, we poor LPS, with poor LPS action, we go directly for bro suspension or frontalis sling surgery. तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में कि कॉर्नियल एक्सपोजर अगर हो रहा है तो लिड टैपिंग एडवाइस करेंगे, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, प्रोपाइल हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, लैक्रिजल एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को, और साथ में पेन किलर देंगे। धीरे धीरे वो सिमेट्री अचीव होगी और जो इन्फ्लेमेटरी साइंस होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और पेशेंट कंप्लीटली पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसका विजन भी अचीव हो जाता है। तो ये है ओवरऑल टोसिस एग्जामिनेशन। मुझे उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य सुझाव डिस्क्रिप्शन में अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।